तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे पहले काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, यानी कि काफी सारी टेक न्यूज है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज मेरे को लगी ना वो ये थी आखिर इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन है। अब नंबर 1 के बारे में हम ये बोल सकते हैं सबसे बेस्ट फोन किसका है, सबसे ये चीज किसकी है, लेकिन यहाँ पे हम सीधी भाषा में बात करने वाले हैं एग्जैक्टली सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स किसने बेचे। वेल अगर सही बात है ना, जो सबसे ज्यादा फोन्स बेचेगा वही तो नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे एक आईडीसी जो कि काफी पॉपुलर जो कि रिपोर्ट देती है, एक एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बोला कि Q2 2020 यानी कि आप ले सकते हैं अप्रैल मई जून, ये पूरा एक हिसाब लगा सकते हैं और इसके अंदर नंबर 1 कौन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नंबर 1 रहा Xiaomi, फिर नंबर आता है सैमसंग का, काफ़ी अच्छी बात है। पिछली बार थर्ड पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे Vivo जो कि पिछली बार सेकंड पे था, इस बार लुढ़क के थर्ड पे आ चुका है। इसके बाद फोर्थ पे आता है Realme और फिफ्थ पे आता है Oppo। और अगर आप एक बात ध्यान से देखो ना, मतलब जो चीज़ यहाँ पे देखी तो 2019 के कंपेरिजन में 2020 में जो मार्केट शेयर है ना वो बढ़ चुका है। अगर हम बात करें Xiaomi का 1% बढ़ा है, सैमसंग 0.9% बढ़ा है, Vivo का बात करें तो Vivo 2.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, Realme की बात करें तो 1.1% बढ़ा है, ऐसे ही Oppo है वो कांस्टेंट रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट शेयर होता है ना, एक्चुअली ओवरऑल मार्केट तो उतना ही रहा, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा छोटा हुआ, क्योंकि इस बार जो सेकंड क्वार्टर था उसमें फोन्स उतने ज़्यादा बिके नहीं, क्योंकि अप्रैल का महीना आप लोग को मालूम है लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन में फोन्स बिके ही नहीं, तो ओवरऑल जो पहले कंपनियां 10 लाख फोन बेचती थी वो हो गए 5 लाख 6 लाख फोन, तो वहाँ एक लॉस हुआ। तो ओवरऑल मार्केट का साइज कम हो गया, लेकिन मार्केट शेयर में जो हिस्सा रहता है ना कंपनीज का, वो उन्होंने ग्रैब कर लिया। अब खास बात यह कि इन सारी कंपनीज का बढ़ा है, तो आखिर कम किसका हुआ है। कुछ लोगों का कांस्टेंट रहा है, जैसे ओप्पो का कांस्टेंट है, लेकिन रियलमी, वीवो, सैमसंग, Xiaomi सबका बढ़ा है। और बढ़ने का मेन रीजन ये कि इसके अलावा जो दूसरी छोटी छोटी कंपनीज है ना उनका कम हुआ है। अब किस किस का कम हुआ है यहाँ पे हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इन्फिनिक्स, टेक्नो हो गई, असूस हो गई, नोकिया हो गई, माइक्रोमैक्स, अगर इन सबके स्मार्टफोन्स अगर आते थे तो इन सारी कंपनीज जो बहुत ही छोटी छोटी थी इंक्लूडिंग मोटरोला, इन सबके जो मार्केट शेयर था ना वो कम हो गया और वहाँ से जो निकल के ना इन कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो देख के लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। और एक और बात यहाँ पे देख के एक और मेरे को बात काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक बात पता चली कि इंडिया में वो फ़ोन नहीं बिकता जिसकी स्पेसिफिकेशन अच्छे होते। अगर स्पेसिफिकेशन के दम पे अगर फ़ोन बिक रहे होते इंडिया में तो मोस्ट प्रोबेबली Xiaomi नंबर 1 होता, शायद सेकंड पे Realme का नंबर आ जाता, OnePlus का भी नंबर आ सकता था यहाँ पे। वेल ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि मार्केट है बहुत अलग है और लोगों की जो डिमांड होती है काफ़ी अलग है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे। जैसे बात करते चलो, सबसे ज़्यादा फ़ोन इंडिया में आप लोग बता सकते हो कौन सा बिका होगा, मतलब कोई गैस कर सकते हो? अभी गैस करो कमेंट में, 5 सेकंड दे रहा हूँ। कर लिया गैस? चलिए बताता हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिका है Redmi 8A Dual, फिर बारी आती है आपके Redmi Note 8 की। यस जी हाँ, ये मैंने बोला, Redmi 8A Dual, Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro, ये कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिके हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ़ोन्स हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचे गए हैं फ़ोन। और इसके बाद आता है सैमसंग के Galaxy M21 का नंबर। हाँ मतलब आप कुछ भी रिव्यूज़ ले लो, कैसा भी ले लो, लेकिन ये फ़ोन्स मार्केट में बिकते हैं, ये बात आपको मानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे Realme का नंबर क्यों नहीं, तो ऑब्वियसली Realme ने फ़ोन्स बेचे, लेकिन Realme 6 Pro बेचे, अच्छे फ़ोन है, इतने नहीं बिके जितना उनका Realme C बिका। Realme की जो मेजॉरिटी जो सेल्स हो रही है, जो लोग फ़ोन खरीद रहे हैं Realme का, वो है Realme की C सीरीज़। और यहाँ पे मैं मेजॉरिटी जनता की बात करूँ, जहाँ पे Realme एग्जैक्टली अपने फ़ोन्स बेचती है। Realme कितने भी महंगे अपने अच्छे फ़ोन्स बना ले, लेकिन उनके जो फ़ोन्स बिक रहे हैं ना वो उनके सस्ते वाले होते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात इस तरीके से हम लोग सोचते भी नहीं है। खैर इसके अलावा एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मेरे को लगी इंडियन मार्केट के हिसाब से, कि 20,000 रुपये के ऊपर कौन सा फ़ोन बिका। तो 20,000 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन बिका ना वो था सैमसंग का Galaxy A51, फिर नंबर आता है सैमसंग के Galaxy A71 का, फिर नंबर आता है Vivo के V19 का, फिर नया जो iPhone SE 2020 यार अभी तो आया कुछ महीने पहले, फिर उसका, फिर OnePlus 70 पिछले साल लॉन्च हुआ था ये फ़ोन। इसके बाद नंबर आता है आईफोन के 10R का, फिर नंबर आता है iPhone के 11 का। कहने का मतलब ये है कि आपको फ़ोन्स बिकते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो फ़ोन्स जो कि हार्डवेयर में अच्छे नहीं है, लेकिन कि बिकने का अलग रीज़न हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एग्जैक्टली बिकने का क्या रीज़न है, तो मेन रीज़न में यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मेरे को समझ में है मैं वो बता रहा हूँ।
पहली चीज़ होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अब हर प्राइस सेगमेंट में एक कंपनी अपने रूप में एक ब्रांड स्टैब्लिश हो गई है। अंडर 20,000 रुपीज़ में रेडमी एक ब्रांड है। आप मानो ना मानो, रेडमी इज़ अ बिग ब्रांड। सैमसंग के लेवल का ब्रांड बन चुका है रेडमी कह रहा हूँ मैं, रेडमी इस सैमसंग के लेवल का ब्रांड बन चुका है। बिलो 10,000 में रेडमी 8A डुअल काफ़ी ज़्यादा बेचा उन्होंने, रेडमी नोट 8, नोट 9 प्रो बेचा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। सैमसंग के इतने फ़ोन निकले लेकिन उनका सिर्फ M21 बिका इतना। खैर ये बात हो जाती है। इसके बाद 20,000 के ऊपर जो ब्रांड जो सबसे ज़्यादा आगे निकल गया वो भी सैमसंग था। ऑब्वियसली 20,000 के ऊपर आपको काफ़ी बढ़िया फ़ोन मिलेंगे, लेकिन गैलेक्सी A51 और A71, इसके पीछे भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये दो रीजंस थे। इसके साथ ही ये था कि A सीरीज़ के अंदर डिज़ाइन के ऊपर भी फोकस दिया जाता। तो डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, मतलब रिव्यू करते समय हम देख लेते हैं, हाँ ग्लास डिज़ाइन है, पीछे आपको ग्रेडियंट लुक देखने को मिल रहा है, ये सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो लोग देखते हैं। जी हाँ, फ़ोन लेने से पहले डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अगर डिज़ाइन अगर लोग की प्रायोरिटी नहीं होता ना, तो रियलमी कभी रियलमी 6 प्रो में वो लाइटनिंग थंडर वाला डिज़ाइन डाल कर नहीं देती। एप्पल कभी अपना रेड आईफोन नहीं निकालती, भले उनका कहने का रीज़न ये है कि इसको हम जो पैसा है वो हम चैरिटी में देंगे। वो आप नॉर्मल आईफोन के साथ भी दे सकते हो। प्रोडक्ट रेड कभी इंट्रोड्यूस नहीं होता। आईफोन, इवन वन प्लस अपने इतने अजीबोगरीब कलर नहीं निकालते। एक बार लाइटनिंग थंडर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, अभी उसका ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। यार कलर्स भी कैसी चीज़ होती है। हर साल आईफोन भी अपना एक नया कलर इंट्रोड्यूस करती है। पिछले साल ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस किया था, इस साल वो ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करने वाले। यार कलर भी एक ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट में बिकता है। ये बात लोग समझते नहीं। कलर्स और डिज़ाइन ए सीरीज़ का काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू एम सीरीज़। ये चीज़ मैंने देखी है, ये बिकने का रीज़न है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि वीवो V19 कहाँ से आगे, इतना महंगा फ़ोन था स्नैपड्रैगन 712 वाला, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो फ़ोन है ना, वो ऑफलाइन टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई और उनके लिए एकदम से परफेक्ट फ़ोन है। मतलब ऑफलाइन में जो लोग फ़ोन लेना चाहते हो, वो चाहते हैं अच्छा डिस्प्ले हो, वो चाहते हैं अच्छा कैमरा हो, एक बड़ी बैटरी हो, अच्छा डिज़ाइन हो, देखने में अच्छा लगे, बस ये सारी चीज़ें उसमें थी। मेजॉरिटी लोग देखते नहीं है कि एग्जैक्टली फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है। मतलब अगर फ़ोन में अगर प्रोसेसर देख रहे होते तो आप खुद बताओ यार, क्या सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, नोट 20 अल्ट्रा इंडिया में बिक रहे होते? मतलब नोट 20 अल्ट्रा तो बिकना शुरू नहीं हुआ है। S20 सीरीज़ क्यों बिक रही है इंडिया में? एक्सनोस का चिपसेट है, सबको मालूम है यार, एक्सनोस थोड़ा इन्फीरियर चिपसेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 865, लेकिन फिर भी वो बिकता है क्योंकि प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता। प्रोसेसर के अलावा पूरा पैकेज देखती है जनता और उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ गीक्स है, ये सारे लोग देते हैं। इवन यही एक रीज़न है कि इंडिया में जो गूगल पिक्सल है उसकी सेल्स इंडिया में नहीं हो पाती, क्योंकि वो पूरी तरीके से अलग ऑडियंस को कैटर करता है। खैर ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें देखने को मिली है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब कि ओवरऑल एक और ये बात भी पता चली कि 50,000 रुपये के ऊपर का जो मार्केट है ना, वहाँ पे आईफोन ज़्यादा बिका है। आईफोन ने अकेले ने 48% का जो मार्केट शेयर होता है ना, वो कैप्चर कर लिया। क्योंकि एप्पल है, वो ब्रांड है यार। मैंने आप लोगों को बताया ब्रांडिंग, मार्केटिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। इवन काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि ओप्पो वीवो के जो डीलरशिप होती है, वहाँ जो डीलर्स होते हैं वो खूब पुश करते हैं ओप्पो वीवो के फ़ोन्स। वेल आपकी बात सही है, लेकिन ओप्पो वीवो के ही डीलर्स नहीं होते जो कि ओप्पो वीवो के जो सेल्समैन होते हैं जो कि पुश करते हैं फ़ोन। शाओमी का भी सेल्समैन होता है, सैमसंग के इससे भी ज़्यादा सेल्समैन है। सैमसंग का ऑफलाइन जो चैनल होता है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हर कंपनी अपने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखती है हर स्टोर पे या काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, जहाँ पे उनकी सेल्स वगैरह पुश की जाती है। अगर ओप्पो वीवो का सबसे बड़ा इस तरीके से फ़ोन्स अगर बिक रहे होते उनके, मतलब सबसे बेकार फ़ोन लाके अगर इंडिया में इस तरीके से बेच रहे होते, तो पहली बार तो अपने नए फ़ोन लॉन्च करते ही नहीं, पुराने फ़ोन्स को ही बेचते रहते और इस तरीके से इंडिया में नंबर 1 बन जाते हैं। पर यह बात नहीं है, प्रोडक्ट भी लाते हैं वो इस तरीके से बनाते जो कि इंडियन ऑडियंस को केटर करे, और उसके बाद उसकी अलग तरीके से मार्केटिंग और ब्रांडिंग वगैरह करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी कंपनीज नहीं कर पाई और इंडिया में फेल हो गई। हुआवे ऑनर्स का काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक ज़माने में काफ़ी अच्छा चलता था, वो काफ़ी सारी कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। नोकिया के साथ है, नोकिया ये भूल चुकी है कि नोकिया पास्ट में एक ब्रांड था, इंडिया में उस ब्रांड की वैल्यू आज भी है, लेकिन वो चीज़ वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। मोटरोला लिनोवो के साथ भी सिमिलर केस है। मोटरोला कुछ अच्छे फ़ोन निकालने लगा है अभी, लेकिन सिमिलर केस है मोटरोला के साथ भी। अभी भी उन्हें लंबा रास्ता तय करना है, 1-2 फ़ोन निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। खैर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमें देखनी पड़ेगी। मतलब काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला कि इंडिया में जो नंबर 1 होता है, जो नंबर 2 होता है, एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है। क्योंकि स्पेसिफिकेशन दे के फ़ोन को कम कीमत में बेच के कोई भी कंपनी नंबर 1 बन नहीं सकती। आपको काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी और वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन वीवो का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि
ऑनलाइन सेंटर वो एक भी फ़ोन नहीं बना रहे। लास्ट ईयर Z सीरीज़ U सीरीज़ बनाई थी, डिसकंटिन्यू कर दी, उसके बाद दोबारा से अपने V सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च करे, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब इसका कोई नया फ़ोन आएगा तो हम इसके बारे में एक और मैं एक एनालिसिस करेंगे कि ये जो फ़ोन है ना वो ऑफलाइन की को किस तरीके से टारगेट करता है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। यानी कि कई बार जो फ़ोन्स होते हैं वो ऑनलाइन को टारगेट करने के बनाए नहीं जाते, वो चाहते कि ऑनलाइन में बिके ही नहीं, ऑफलाइन में बिके। और ये प्रूव करता है चीज़, हमारे पास जो डेटा है कि एग्जैक्टली ऑफलाइन में भी जो मार्केट में जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इवन 20,000 के ऊपर का प्राइस पॉइंट पर। शायद यही रीज़न है कि ओप्पो Reno 4 Pro आ रहा है स्नैपड्रैगन 720G के साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो भी तो आने वाले, गूगल का Pixel 4 है। अब मैं Pixel 4a के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि Pixel 4a जो है वो इंडिया के ऑडियंस के लिए केटर करने के लिए बनाया ही नहीं गया। Pixel 4a का ना डिज़ाइन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ना उसके अंदर देखा है तो कंप्लीट प्लास्टिक डिज़ाइन है। अगर उसमें ग्लॉसी फिनिश होती, अगर डिज़ाइन में चेंजेस किए जाते तो वो एक इंटरेस्टिंग बात होती। मल्टीपल कैमरास देते या फिर 2 कैमरास देते, वो एक बात होती। और भी काफ़ी सारी चीज़ें उस फ़ोन के अंदर करनी पड़ती। अगर उस प्राइस पॉइंट पे वो स्पेसिफिकेशन उन्हें सेल आउट करनी है, उन्हें पूरे पैकेज को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ये बात हो जाती है। वो फ़ोन जो है वो USA में चलेगा, इंडिया में इतना ज़्यादा चल लेने वाला, और ये बात गूगल को भी मालूम है, इसलिए वो पिक्सल सीरीज़ को इंडिया में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत वो फोकस करेंगे, नाम के लिए एक एक फ़ोन इंडिया में लाते रहेंगे, लेकिन जो बड़े पिक्सल फ़ोन्स होते हैं ना, Pixel 5 या 5G वाले फ़ोन्स आने वाले अपकमिंग, उन्हें जो है ना वो सिर्फ लिमिट रखने वाले हैं, वो भी सिर्फ US ऑडियंस के लिए। खैर ये बात हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है Huawei का स्मार्टफोन। यानी कि Huawei जो है वो आज के समय में जो किरण चिपसेट्स हैं वो बंद करने वाली है। मतलब US के साथ काफ़ी ज़्यादा पेटेंट इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, मतलब काफ़ी सारी पॉलिटिकल एंगल भी हो जाता है। लेकिन कुल मिला के बात ये, अपकमिंग जो शायद Mate 40 होगा, शायद Mate 40 स्मार्टफोन होगा उनका आने वाला, वो आखिरी फ़ोन होगा जो कि किरण चिपसेट के ऊपर चलेगा। इसके बाद पता नहीं कौन सा फ़ोन की कौन से चिपसेट के ऊपर चलेंगे, क्योंकि इस बार प्रेडिक्शन की जा रही है कि वो सैमसंग के एक्सिनोस के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, मीडियाटेक के साथ बातचीत चल रही है, इवन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ भी बातचीत चल रही है। जी हाँ, मतलब स्नैपड्रैगन का चिपसेट भी, मतलब US में क्वालकॉम भी लगी हुई है कोई ना कोई लूप होल निकालने के लिए, क्योंकि Huawei के बारे में नहीं मालूम। एक तरह से वो नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन गए थे दुनिया का भी। यस, इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो नंबर 1 बन गए, और नंबर 1 कोई स्मार्टफोन मेकर होता है तो कितने फ़ोन्स बेचता है आप लोगों को मालूम ही होगा। मतलब लाखों करोड़ों में फ़ोन्स बिक रहा है, और लाखों करोड़ों में अगर क्वालकॉम का चिपसेट चला गया तो क्वालकॉम को कितना फ़ायदा होगा। पूरा बिजनेस लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बात की जाए तो Huawei का जो फ़ोन है वो बिकेगा, वो मतलब बिकते रहेंगे। इंडिया में भले इतने ना बिके, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बिक रहे हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा बिक रहे हो, चाइना में खतरनाक ग्रोथ हो रही है। मतलब मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊँ कि चाइना में इतना ज़्यादा क्यों बिक रहा है, और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो बैन लगा ना उसके ऊपर उल्टा नुकसान से ज़्यादा उन्होंने किस तरीके से फ़ायदे में कन्वर्ट किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो Huawei को भले कितना भी नुकसान हो जाए ग्लोबली, वैसे वो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं। और अगली चीज़ ये है कि क्वालकॉम के साथ देखते हैं आने वाले चिपसेट के साथ क्या रहती है, क्योंकि लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वालकॉम का जो चिपसेट है उसके साथ वो पार्टनरशिप करना पसंद करेंगे, यानी कि क्वालकॉम के प्रोसेसर डालेंगे, कोई कह रहा है मीडियाटेक के डालेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मतलब क्योंकि किरण प्रोसेसर अच्छे होते थे लेकिन अब वो ख़त्म होके अब क्वालकॉम या मीडियाटेक पे किसी पे स्विच होने वाला है। क्या देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी। वैसे आप लोग क्या लगे, अगर Huawei और Honor के जो अपकमिंग फ़ोन्स हैं अगर वो क्वालकॉम के चिपसेट पे आने लगे फिर क्या कहानी रहेगी, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और लग रहा है कि अगर क्वालकॉम ने किसी तरीके से Huawei को अगर अपने चिपसेट बेच दिए तो कुछ इस तरीके का लॉजिक वगैरह लगा के गूगल भी अपना प्ले स्टोर तो नहीं ला सकती। खैर ये भी बातें हो सकती है, मतलब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक चीज़ पॉसिबल हो तो दूसरी चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। खैर इसके बाद बात करते हैं iPhone 12 के बारे में। यार iPhone 12 इस साल 4 iPhone आने वाले हैं, प्रोडक्शन के इश्यूज़ आ रहे हैं। iPhone कह रहे हैं कि सितंबर में नहीं देखने को मिलेगा, अक्टूबर तक आएगा। और इस बार का जो सबसे हाईलाइटिंग आईफोन होगा वो होगा iPhone 12 मिनी। खैर उसके बारे में किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना मालूम चल गया कि प्रोडक्शन इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इस साल iPhone डेफिनेटली आने वाला है। और देखा जाए तो इस बार क्या रहेगा कि आपको मल्टीपल कैमरा लेंसेज के अंदर थोड़ी बहुत इनिशियली प्रोडक्शन के अंदर इश्यूज़ आए थे, जिससे लगता है कि वो सारी चीज़ें आने वाले समय फिक्स करेगा एप्पल, और उसके बाद धीरे धीरे लाएगा। यानी कि प्रोडक्शन लाइन में धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी एप्पल की पूरी कोशिश है कि टाइम पे उसे आईफोन डिलीवर करना है। मतलब टाइम का मतलब ये कि 2020 में ही, क्योंकि
काफ़ी बड़ा डिले हो गया है। और इस बार के जो आईफोन है ना वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो आईफोन है वो 4G सब सीधे 5G के ऊपर ट्रांजिशन होगा और यूएस में 5G बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस समय जो आईफोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। और इसीलिए आपको आईफोन 12 मिनी या फिर कहूँ सबसे आईफोन 12 का जो साइज़ वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला, वो सबसे सस्ता आईफोन होगा जिसकी कीमत शायद बिलो $800 या $750 $700 से भी कम हो जाए, क्योंकि वो एक एंट्री लेवल या फिर एक सस्ते से सस्ते में एक ऐसा आईफोन लाना चाहते हैं जो 5G के लिए हो, और जो लोग 5G को एंजॉय करना चाहते हैं आईफोन में, ये फ़ोन उनको टारगेट करेगा। और अगर वो फ़ोन अगर उसका प्राइस पॉइंट सही रहता है तो मेरे को लगता है बेस्ट सेलिंग फ़ोन हो सकता है वो। फिलहाल के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि 2020 का बेस्ट सेलिंग फ़ोन होगा आईफोन SE 2020, उसके बाद शायद आईफोन 11 का नंबर है, फिर शायद आईफोन 12 मिनी होता है ना उसका नंबर आएगा। और हाँ, मैं सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह जो होते हैं ना सबके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर ये बात हो जाती है। इसके साथ ही एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे को पता चली, वो थी एक्सबॉक्स सीरीज़ S से लेके, यानी कि कंट्रोलर होता है ना एक्सबॉक्स का गेमिंग कंट्रोलर, वो लीक हुआ। उससे पता चलता है कि पीछे एक्सबॉक्स सीरीज़ X और सीरीज़ S 2 का नाम लिखा है। हमें पता है यार एक्सबॉक्स का एक गेमिंग कंसोल आता है, लेकिन एक बात मेरे को यहाँ पे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सीरीज़ S के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये जो गेमिंग कंसोल है ना ये शायद ऑल डिजिटल और एक थोड़ा लाइटर वर्जन होने वाला है एक्सबॉक्स सीरीज़ X का, और वो इसी महीने अगस्त के महीने में ही लॉन्च होगा। जी हाँ यार, ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें इंडिया में 2 बड़े लॉन्चेस के बारे में। इंडिया में Realme C11, C12, C15 काफ़ी सारे फ़ोन से C सीरीज़ का वो लॉन्च करने वाले। अगर आप लोगों का C सीरीज़ के ऊपर तक क्यों फोकस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Realme का मेन हथियार C सीरीज़ है। वो चाहते हैं कि 5 से 10 हज़ार की रेंज में सारे C सीरीज़ के फ़ोन भर दो, उसके बाद हम ऊपर वाले पे आराम से फोकस करते रहेंगे और धीरे धीरे कोशिश करें कि वहाँ कैसे ग्रो करें। लेकिन Realme जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा फ़ोन बेच रहा है, वो Realme की C सीरीज़ है। आप मानो या ना मानो, X50 Pro कितना भी अच्छा फ़ोन बना ले, वो इतना नहीं बिकता था, वो Realme C सीरीज़ को बेच रहे हैं। सेम रेडमी के साथ कैसे Redmi 8A12 बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लोग बिलीव नहीं करते। प्रो मैक्स से ज़्यादा बिकता है Redmi 8A12, Redmi Note 9 Pro। अब मेरे को लग रहा है कि Redmi 9 Prime कहीं उसकी जगह ना ले ले। खैर ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो Qualcomm का एक वल्नरेबिलिटी निकल गया, यानी कि Qualcomm के जितने भी चिपसेट्स होते हैं स्नैपड्रैगन वाले, सबके अंदर एक रिस्क फैक्टर आ गया, यानी कि एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिससे स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन्स को कम्प्लीटली हैक किया जा सकता है, अंदर के डेटा को चुराया जा सकता है। अभी कोई सा भी फ़ोन हो सकता है, सिक्योरिटी के मामले में सारे फ़ोन ले लो, सबके सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसी वल्नरेबिलिटी निकल कर आई है और इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। थैंकफुली Qualcomm ने इसे फिक्स कर दिया है, लेकिन कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि फिक्स तो उन्होंने कर दिया है, ये चीज़ का अपडेट करके आप तक कब तक पहुँचता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिससे इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जा सके। मतलब अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डेटा या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई इसका फ़ायदा अभी इस समय उठा रहा है, तो एक रिस्क वाली चीज़ है। लेकिन ये भी बताइए। और मैं फाइनली तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो iQOO को जानते होंगे आप लोग, जो iQOO है ना, वो अपने शायद टैबलेट वाले मार्केट में या फिर लैपटॉप वाले मार्केट में भी आने का कूद सकती है। शायद iQOO पैड, iQOO बुक, इस नाम से कुछ चीज़ें रजिस्टर हुई हैं। ऑब्वियसली सारी चीज़ आपको चाइना में देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि Xiaomi जिस तरीके से अपने लैपटॉप ले आई, हो सकता है, और Realme का भी हमने सुनने में आया कि Realme का एक नया लोगो निकल के आया। आप देख सकते हैं Realme का नया लोगो। तो Realme का जो नया लोगो है, कुछ लग रहा है कि शायद से आने वाले समय में कुछ लैपटॉप रिलेटेड हो सकता है, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जो BB के डिपार्टमेंट है ना, अभी क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स तक है। मोबाइल फ़ोन से ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और ईयरफोन्स पे आएगा, एसेसरीज़ पे आ रहा है। फिर टीवीज़ पर भी आने लगे। Realme का T1 Plus का टीवी आने वाले समय में कहा जा रहा है, शायद Oppo का भी टीवी आएगा। फिर टीवी से निकल के आपका लैपटॉप वर्ल्ड पे आएगा और उसके बाद IoT वाली चीज़ों पे आएगा। मतलब जिस तरीके से Xiaomi काम करके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल रही है, इन सब के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे। धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। खैर ये बात होती है। फाइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि Mi Note 10 Lite जो स्मार्टफोन है ना, वो इंडिया में शायद Mi 10 ऐसे लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, अभी इसके बारे में 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है। अभी Mi Note 10 Lite शायद स्नैपड्रैगन के 765G चिपसेट के साथ देखने को मिल जाए, क्या पता। खैर कुछ भी बात होगी, जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यस, ये एक लीक निकल के आए, इसको आप 100% श्योर नहीं बोल सकते। Mi Note 10 Lite के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके उसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ये भी खबर मिलेगी इस हफ्ते अगले हफ्ते तक हमें पोको के स्मार्टफोन के बारे में भी कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। ये शायद नया पोको F2 हो सकता है, जो कि डायरेक्टली OnePlus Nord के साथ कम्पीट करे। इसके बारे में भी जो पोको है ना, वहाँ से एक ना एक हमें हिंट देखने को मिला।
खैर ये बात हो जाती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा मेरे को लग रहा है कि जो पोको है ना वो अब थोड़े अलग तरीके से काम कर रही है। और देखते हैं कौन सा फ़ोन रीब्रांड होके मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल जो लग रहा है ना, जो पोको है ना वो सब रीब्रांड का ही खेल खेल रही है। फिर भी अगर रीब्रांड करके ला रहे हैं तो ऐसा नहीं करें, मतलब कि इंडिया में ऑलरेडी एक फ़ोन मौजूद है, उसी को आप रीब्रांड करके दोबारा से दूसरे नाम से बेच रहे हो। देखो यार, पोको M2 Pro, रेडमी नोट 9 Pro ऑलरेडी मौजूद था, रेडमी नोट 9 Pro Max ऑलरेडी मौजूद था, पोको M2 Pro निकाल दिया। अगर कुछ अलग करते, डिज़ाइन में चेंज करते, कुछ अलग चीज़ें होती तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ लगती। खैर ये बात हो जाती है। वैसे आप लोगों को कैसा लगता है, जो पोको है वो रीब्रांड करके अच्छा करती है या फिर अपना खुद का अगर ओरिजिनल है तो उसमें ज़्यादा अच्छा करेगी? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपकी वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।